स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग के दो सब्जेक्ट में म्यूचुअल है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो दो सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैरी करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ लेबर लॉ का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम लोग इस वीडियो में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को कंप्लीट कर लेते हैं तो लेबर लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दो सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। लेकिन मैं ना इस पूरे टॉपिक को इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगी और मैं एक जस्ट पूरा निचोड़ लेके आई हूँ इस पूरे वीडियो में और आप लोग को इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप लोग को एक ही बार में ये टॉपिक जो है एक ही बार में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चूँकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हमारे लेबर लॉ का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे से इसको समझने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे और मैं आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरा एक्ट अच्छे से समझा दूंगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन फिर भी आधे घंटा का वीडियो हो सकता है, तो इसीलिए अगर आप लोग को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक और चीज़ बोल दूँ कि मेरा जो है एडिटिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल नोट्स लेके आई हूँ जिसकी वजह से भले मेरा हैंडराइटिंग जो है वो ख़राब होगा, पर आपको मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि ये एक्ट एक ही बार में कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक चीज़ से जो है इंट्रोडक्शन, और ख़त्म करेंगे कंक्लूजन के साथ। लेकिन बीच में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे आइए चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में फीचर्स देखेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को समझेंगे, उसके बाद में उसका हिस्ट्री भी देख लेंगे और हिस्ट्री के बाद जो है उस एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए थे उसको देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि ये जो एक्ट है इसमें कितने शेड्यूल्स है, ठीक है। और इस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को हम लोग कवर करेंगे, सारी डेफिनेशन को नहीं करेंगे क्योंकि वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में इसके इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कौन सा सिस्टम है जिसको 3 टायर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में एट द एंड पेनल्टीज़ देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में और कंक्लूजन से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं इस एक्ट का। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है और जितने भी इंडिया में इंडस्ट्रीज़ है उन सब पे अप्लाई होता है जो सामान बनाते हैं और बेचते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेबर लॉ को रेगुलेट करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेबर लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। ये 1 अप्रैल 1947 को आया था और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मेन काम ये है कि ये जो इंडस्ट्री में लेबरर्स होते हैं और जो मालिक होता है, तो मालिक और जो एम्प्लॉय होते हैं उन दोनों के बीच में अगर किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को या फिर कोई डिस्प्यूट ऑकर हो गया तो उस डिस्प्यूट को अच्छे से प्यार पूर्वक समझौता करके उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये एक्ट एक इंडस्ट्री के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो भी डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्री में उसको सेटल करता है, ठीक है। और उसके बाद में इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ऑकर हो गया बिटवीन एनी पार्टी, बिटवीन एनी मेंबर, तो उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, उसको सेटल करना है, उसका समझौता करवाना है। मेन फीचर ऑफ द एक्ट ये है कि ये जो एक्ट है ना ये हम लोग को ना वर्कमैन कमेटी प्रोवाइड करती है। जो वर्कमैन कमेटी है ये जो इंडस्ट्री में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है ना या फिर किसी भी तरह का गाइडलाइन प्रोवाइड करना होता है या फिर कुछ भी, तो ये वर्कमैन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडस्ट्री में,
ठीक है, तो ये जो वॉकमैन कमिटी है ना, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये वॉकमैन कमिटी का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। पर आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि जो मेन फीचर ऑफ द एक्ट है, मतलब मेन फीचर ऑफ 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसका मेन फीचर ये है कि हम लोग को वॉकमैन कमिटी प्रोवाइड करता है, जो हम लोग के इंडस्ट्री में बहुत सारे काम करती है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ये होगा कि ऐसा डिस्प्यूट जो किसी मालिक या लेबर के बीच में हो जाए, या फिर लेबर के बीच में हो जाए, या फिर एक मालिक से दूसरे मालिक के बीच में हो जाए, मतलब कोई भी डिस्प्यूट जो किसी के बीच में हो जाए इन द इंडस्ट्री, तो वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो नाउ अब देखते हैं इस एक्ट का हिस्ट्री, बैकग्राउंड कह लीजिए या फिर इवोल्यूशन। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ वो एक्चुअल में लेमैन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में सबको बहुत अच्छे से कुछ भी क्लियर हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में मैं जो लैंग्वेज ढूंढती हूँ ना पूरे यूट्यूब में, मैं यही लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन ढूंढती हूँ, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में अगर कोई कुछ समझा रहा है ना, तो वो बहुत ईजी रहता है समझने में। सो आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लेट्स मूव ऑन टू ऑन टॉपिक, जो कि है बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का बैकग्राउंड बहुत थोड़ा सा लंबा है, पर मैं उसको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाऊंगी, आप लोग को झटक से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पास्ट में चल जाएं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हिस्ट्री उठा के देखें, तो जो सबसे पहला एक्ट था जो इंडस्ट्रीज़ के डिस्प्यूट को सॉल्व करता था, वो था द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860। ये एक्ट बहुत दिनों तक नहीं चला। इस एक्ट में उस टाइम मजिस्ट्रेट्स को पावर दिए गए थे कि जितने भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहे हैं वेजेस को लेकर के, तो मतलब वेजेस मतलब सैलरी वैलरी को लेकर जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रेलवे में, कैनल्स में, मतलब इंडस्ट्रीज़ में, तो जितने भी उस टाइम में इंडस्ट्रीज जो प्रीवलेंट थे, तो उस टाइम में जितने भी डिस्प्यूट जो हो रहे हैं, उस टाइम मजिस्ट्रेट्स को पावर दिया गया था इस एक्ट के तहत कि आप जो है इस जो भी मैटर्स है उसको सॉल्व करोगे। ये एक्ट बहुत जल्दी रिपील कर दिया गया। 1860 का एक्ट 1932 में रिपील कर दिया गया, बहुत जल्दी एक्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद में जो एक्ट प्रिवेल किया था वो था इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ये ही एक्ट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पहले प्रिवेलेंट था और बहुत ही अच्छा एक्ट था, जिसको बाद में एक्सटेंड भी किया गया। मतलब इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था, ये एक्ट बहुत ही अच्छा था टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़। और यही एक्ट है जिससे ना जो कंसिलिएशन और मेडिएशन का टर्म है वो डेवलप हुआ है, और जो कंसिलिएशन और मेडिएशन का पूरा प्रोसेस है वो यहीं से डेवलप हुआ है, यहीं से आया है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पहले जो एक्ट था, जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज़ के डिस्प्यूट को सॉल्व करता था, जो बहुत ही अच्छा एक्ट उभर के आया, वो था इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ठीक है, ये एक्ट इतना अच्छा था कि इसको आगे चल के एक्सटेंड भी किया गया, और यही एक्ट है जहाँ से कंसिलिएशन और मेडिएशन का जन्म हुआ। मतलब कंसिलिएशन और मेडिएशन का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो यहीं से डेवलप हुआ, यहीं से हिस्ट्री क्रिएट हुआ कंसिलिएशन और मेडिएशन का। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसी एक्ट के थ्रू कंसिलिएशन और मेडिएशन एग्जिस्टेंस में आया। जो कंसिलिएशन और मेडिएशन का हिस्ट्री है इसी एक्ट के थ्रू बाहर आया। तो ये जो एक्ट है ये आप देख सकते हैं कि कैसे कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन से जुड़ा हुआ है, और लेबर लॉ से भी जुड़ा हुआ है इसी एक्ट के थ्रू। यानी कि द इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1920 एक्ट ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन इस्टेब्लिश कर सके। अब ये दोनों क्या है इसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है ये बार बार एक्सटेंड किया गया था, और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, क्योंकि ये वही एक्ट है जो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के पहले काम करता था। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट इसलिए आए क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे आ रहे थे, और बहुत सारे न्यू चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो रही थी। तो जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का 1932 में अमेंडमेंट हुआ था, तो उस टाइम ऐड किया गया था that in this the court of inquiry and board of conciliation they could be sued and prosecuted in respect of disclosure whether willful or accidental। यहाँ पे मैंने बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की जगह बोर्ड ऑफ इंक्वायरी लिख दिया है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जगह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिया है, तो वो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद में ये इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, इसको एक्सटेंड भी किया गया था। उसके बाद में फिर एक और अमेंडमेंट आया
ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938 का अमेंडमेंट, इसके बाद अल्टीमेटली जो है हमारा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये केम इनटू फोर्स। तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिस्ट्री में क्या क्या देखा। तो सबसे पहला जो एक्ट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के लिए आया था सबसे पहले 1960 में वो था द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1960। ये बहुत दिन तक नहीं चला और बहुत जल्दी रिपील हो गया था। उसके बाद में आया इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का जो प्रोसेस था वो एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद में ये एक्ट 1932 में एक बार अमेंड हुआ। अमेंडमेंट के बाद ये जो एक्ट है 1934 तक एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड के बाद एक बार और अमेंड हुआ ये एक्ट 1938 में, और जब इस बार 1938 में ये एक्ट अमेंड हुआ था तब जो ट्रेड डिस्प्यूट का डेफिनेशन है इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छे से दिया गया। उसके बाद में अल्टीमेटली 1947 में ये एक्ट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये हमारा इन्फोर्स हो गया। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट्स आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ द एक्ट 1947। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे जो 1947 के एक्ट में हुआ था। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मतलब वो अमेंडमेंट्स जो 1947 के बाद आया हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला अमेंडमेंट था अमेंडमेंट ऑफ 1949 जिसमें पीस मील एजुडिकेशन था उसको हटा दिया गया। पीस मील एजुडिकेशन मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्टर में और जो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी कंपनीज़ थे जो ये एजुडिकेशन प्रोसेस अपनाते थे, अपना अपना जो वो लोग का तरीका था डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, तो सबका अपना अपना तरीका था, ठीक है। तो उस अपने अपने तरीक़ों को कहते हैं पीस मिल एजुडिकेशन। तो समझ में आ गया होगा पीस मिल एजुडिकेशन मतलब क्या होता है। पीस मिल एजुडिकेशन मतलब सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना डिस्प्यूट सॉल्व करने का। तो इस चीज़ को हटाया गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्ट सबका जो प्रोसेस है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का वो एक समान होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा अमेंडमेंट देखते हैं। द एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड by the Industrial Dispute Appellate Tribunal Act 1950 and introduced Labor Appellate Tribunal। मतलब लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में। उसके बाद में जो तीसरा अमेंडमेंट है वो है द अमेंडमेंट ऑफ 1952 विच वाइडन द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रेफर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रिब्यूनल। मतलब 1952 के अमेंडमेंट से जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को भेज सकती है या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भेज सकती है या फिर ट्रिब्यूनल्स को भी भेज सकती है। उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए जैसे कि 1953 में, 1954 में, 1956 में, 1972 में, 1976 में। मतलब 1947 का जो एक्ट है वो बहुत सारे अमेंडमेंट प्रोसेस से गया है और सारे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर अमेंडमेंट में कुछ नया चीज़ ऐड हुआ था। जैसे कि 1972 के अमेंडमेंट में क्लोजर नोटिस ऐड हुआ था। क्लोजर नोटिस मतलब वो नोटिस जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है जो बंद होने वाली है तो वो 60 डे के पहले ही नोटिस देगी कि 60 डेज़ के अंदर या फिर 60 डेज़ के बाद ये जो इंडस्ट्री है ये बंद हो जाएगी। तो क्लोजर नोटिस का यही होता है मतलब। उसके बाद में जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट था वो 2010 में हुआ था जिसने वॉकमैन का डेफिनेशन ऐड किया था। तो इतने ही अमेंडमेंट्स को हम लोग देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को बस डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और लंबा होने वाला है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जैसे कि शेड्यूल 1 जो हम लोग का बात करता है इंडस्ट्रीज विच में बी डिक्लेयर्ड टू बी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर सब क्लॉज 6 ऑफ सब क्लॉज N ऑफ सेक्शन। सेकेंड हम लोग का इंपॉर्टेंट शेड्यूल है मैटर्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ लेबर्स कोड। थर्ड ये है मैटर्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। फोर्थ शेड्यूल बात करता है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन। और फिफ्थ शेड्यूल हम लोग का बात करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। शेड्यूल को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे कि धीरे धीरे थ्रू आउट द वीडियो आपको जो शेड्यूल्स है वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर होते जाएंगी। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे डेफिनेशन में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर द एक्ट 1947। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 का ए जो हम लोग का डिफाइन करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2B हम लोग का डिफाइन करता है अवार्ड। अवार्ड क्या होता है? अवार्ड वो होता है जो जब जैसे कि दो पार्टीज़ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट के बाद जो ख़त्म हो जाता है आर्ग्यूमेंट उसके बाद में मेडिएटर या फिर कंसिलेटर, ठीक है, या फिर लोक अदालत कोई भी,
ठीक है, जो एंड में जो एक कंक्लूज़न पे आके रुक जाती है और फिर दोनों पार्टीज़ वहाँ पे रिलाई करती हैं, तो फिर एंड में जो रिज़ल्ट दिया जाता है दोनों पार्टी को बाय द ट्रिब्यूनल या फिर बाय द कोर्ट ऑफ बाय लोक अदालत या फिर किसी भी चीज़ को, तो उसको अवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 का ई जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग मतलब पूरा जो समझौता होता है, मेल मिलाप होता है, उसको कहते हैं कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। सेक्शन 2 का ई कंट्रोल्ड इंडस्ट्री मतलब कंट्रोल्ड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो किसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं। सेक्शन 2 का जी एम्प्लॉयर के बारे में बात करता है। एम्प्लॉयर का मतलब तो वही जो किसी के अंडर में काम करता है, लेकिन एम्प्लॉयर दो टाइप्स के हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। दो टाइप्स मतलब जो ऐसा एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, तो उसको कहते हैं, आई मीन टू से उस एम्प्लॉयर को कहते हैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। और ऐसा एम्प्लॉयर जो किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर काम करता है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, फिर पंचायत हो गया, उसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अब हम लोग जंप करते हैं इंडस्ट्री क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, इंडस्ट्री में जो झगड़ा होता है, जो कुछ भी अराइज होता है इन द बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब ले ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ले ऑफ का मतलब क्या होता है। ले ऑफ डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 का के में डिफाइंड है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, और उसने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, मतलब कोई मालिक है जिसने बहुत सारे लेबरर्स को रखा है अपनी इंडस्ट्री में। ओके, तो वो जितने भी लेबरर्स हैं उनको तो कुछ समय के लिए बोला गया था कि ठीक है अभी कुछ दिन के लिए तुम लोग छुट्टी ले लो। ठीक है, तो वो लोग छुट्टी में चले गए कुछ दिन, लेकिन उनको छुट्टी देने के बाद फिर वापस नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब एक जो लेबर है जो किसी इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, वो वहाँ पे काम करता है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए निकाला गया और फिर उसको वापस नहीं लाया गया कभी भी। ठीक है, और ना लाने का अगर कोई कोशिश भी कर रहा है तो फिर भी वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, इनटू द इंडस्ट्री, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ले ऑफ। मतलब अब वो वापस उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में वापस नहीं आ सकता वो एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ले ऑफ। अब समझते हैं L2 का L, जिसमें बोला गया है कि लॉक ऑफ क्या होता है। लॉक ऑफ का मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप काम करना बंद कर देते हो किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करना बंद कर देते हो या फिर उस काम को धीरे धीरे स्लोली करते हो, ठीक है, या फिर उस काम में थोड़ा डिले करते हो, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक। तो वैसे ही स्ट्राइक का भी बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन ले ऑफ का मतलब ये हुआ कि आप किसी इंडस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हो, आप लेबर हो, लेकिन आपने क्या किया है, थोड़े टाइम के लिए आपने अपना काम बंद कर दिया है किसी चीज़ के लिए, किसी डिमांड के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप एज अ लेबर आपने कुछ काम को रोक दिया है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं लॉक ऑफ। तो लॉक ऑफ में अंतर है, स्ट्राइक में अंतर है और ले ऑफ में भी अंतर है। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 के एन में, तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब पब्लिक के लिए जो भी काम होती है उसको कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो है डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ओ। तो इस रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि ले ऑफ मोर देन 45 डेज़। मान लीजिए आप एक लेबर हैं, आपको मैं एक मालिक हूँ, मैंने आपको बोला है कि तुम कुछ दिन के लिए निकल जाओ, ठीक है, उसके बाद में फिर वापस आ जाना। ठीक है, मतलब 45 डेज़ के अंदर अगर तुम वापस आ गए तो फिर वो ले ऑफ नहीं होगा, उसको कुछ भी समझ लीजिएगा, लॉक ऑफ समझ लो या फिर कुछ भी, लेकिन वो लेबर क्या है 45 डेज़ के अंदर आ गया या फिर उसको लाया गया, लेकिन अगर वो 45 डेज़ के लिए उसको बोला गया है कि तुम 45 डेज़ के लिए मत आना, उसके बाद में भी उसको नहीं लाया जा रहा है या फिर वो लेबर वापस 45 डेज़ के बाद वापस नहीं आ पा रहा है, उसको निकल दिया गया, तो वो एक तरीके से हो गया रिट्रेंचमेंट। अब इसको टर्मिनेशन भी आप समझ लो, टर्मिनेशन से भी समझ लो या फिर रिट्रेंचमेंट भी समझ लो। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब ले ऑफ मोर देन 45 डेज़। अब देखते हैं सेक्शन 2 का P, जो डिफाइन करता है सेटलमेंट मतलब ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट। स्ट्राइक मैंने समझा दिया। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस भी आप लोगों को पता होगा। वेजेस मतलब वही तनख्वाह। उसके बाद में वर्कमैन
वर्कमैन मतलब पता ही है, लेबर, आप लोग पता चल गया होगा। फिर इंडिविजुअल इज़ डीम्ड टू बी इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब इंडिविजुअल का डिस्प्यूट को भी इंडस्ट्री में इंडिविजुअल डिस्प्यूट माना जाता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, अकेला है, उसके साथ भी कुछ मिसबिहेवियर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस डिस्प्यूट को भी सॉल्व किया जाएगा। अगर उसको नहीं सॉल्व किया गया विदिन 45 डेज़, तो 45 डेज़ के बाद वो इंडिविजुअल वो किसी भी ट्रिब्यूनल में या फिर लेबर कोर्ट में या फिर लॉ लेबर ट्रिब्यूनल में जा सकता है फॉर हीज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या फिर फॉर हीज़ कंपनसेशन या फिर एनीथिंग। अब अथॉरिटीज़ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 देखते हैं। अथॉरिटीज़ में 4 इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें पहला है बाईपार्टाइल अथॉरिटी, दूसरा है ट्राइपार्टाइल अथॉरिटी। ट्राइपार्टाइल और बाईपार्टाइल का मतलब ये हुआ, बाईपार्टाइल मतलब जहाँ पे दो पार्टीज़ होते हैं, और ट्राइपार्टाइल मतलब दो से ज़्यादा पार्टीज़ होते हैं। तो बाईपार्टाइल अथॉरिटीज़ में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क कमेटी जो है, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करूँगी, तो वर्क कमेटी हम लोग का होता है जो सेक्शन 3 में आता है, वो है बाईपार्टाइल अथॉरिटी। और हम लोग का ट्राइपार्टाइल अथॉरिटी में आता है कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सब हम लोग का ट्राइपार्टाइल अथॉरिटी में आता है। उसके बाद में हम लोग का होता है, उसके बाद हम लोग का आता है एड हॉक अथॉरिटीज़। एड हॉक मतलब परमानेंट अथॉरिटी, तो परमानेंट अथॉरिटी के अंडर आता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और नेशनल ट्रिब्यूनल। सेक्शंस भी दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में लास्ट परमानेंट अथॉरिटी, परमानेंट अथॉरिटी के अंदर आता है हम लोग का वर्क कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो ये जो मैंने 4 टॉपिक डिस्कस किए, ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट है। मतलब पहला है हम लोग का बाईपार्टाइल अथॉरिटी, जिसमें 2 मेंबर होते हैं, और जो 2 से ज़्यादा मेंबर्स जब होते हैं किसी भी अथॉरिटी में तो उसको ट्राइपार्टाइल बोलते हैं। और जो टेम्पररी अथॉरिटीज़ होते हैं उसको एड हॉक अथॉरिटी बोलते हैं, और परमानेंट अथॉरिटीज़ भी होती हैं। तो 4 अथॉरिटीज़ है, उसके अंदर क्या क्या आता है उसको अच्छे से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे अथॉरिटीज़ को हम लोग सेक्शन वाइज डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 3, ये हम लोग को जाएगा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक। तो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का वर्क कमेटी। वर्क कमेटी होता है क्या है, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयर को बोलेगी कि आप इसका वर्क कमेटी बनाओ, क्योंकि आपके पास जो लेबरर्स है वो मोर देन 100 है, तो वहाँ पे एक वर्क कमेटी होना चाहिए। वर्क कमेटी कंसिस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर साइड एंड द एम्प्लॉई साइड। वर्क कमेटी में मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, और वर्क कमेटी है वो क्या करती है, वो डिस्प्यूट को सेटल करती है, ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी सेटलमेंट एंड मेंटेन हार्मोनी। मतलब वर्क कमेटी जो है वो इंडस्ट्री में जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको आपस में सुलझाने की कोशिश करती है। वॉलंटरी सेटलमेंट मतलब आपस में ही सुलझवा हो गया, क्योंकि अगर किसी ट्रिब्यूनल में जाएगी या फिर किसी दूसरे कोर्ट में जाएगी तो फिर वो बाहर हो जाएगा वो डिस्प्यूट, फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस भी होंगे कुछ। इसीलिए वर्क कमेटी का काम है कि विद इन द इंडस्ट्री वो डिस्प्यूट को सेटल करने का कोशिश करती है, और मैक्सिमम डिस्प्यूट सेटल भी हो जाते हैं। सिर्फ मेजर डिस्प्यूट जो होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे राइज हो जाते हैं, वही है जो ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं या फिर कोर्ट में, लोक अदालत या फिर ऐसी जगहों पे जाके फिर उनका कंसिलिएशन प्रोसेस होता है। सेक्शन 4 हम लोग का बात करते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर के बारे में। कंसिलिएशन ऑफिसर वो होता है जो 2 पार्टीज़ के बीच का डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल। ये ट्रिपार्टाइट इन नेचर होता है। ये एक एडवाइजरी ऑफिसर, मतलब जो कंसिलिएशन ऑफिसर है ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है। सो द कंसिलिएशन ऑफिसर इज़ एडवाइजरी इन नेचर। ये डिस्प्यूट सॉल्व करता है, और इसका काम है कि ये 14 दिन के अंदर जो डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज़ वो सॉल्व कर दे, और अगर नहीं किया तो फिर उसको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आफ्टर 14 डेज़। सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के बारे में बात करता है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एक टेम्प्रेरी बॉडी है। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तब जब कंसिलिएशन ऑफिसर वो अपने काम में नाकामयाब हो जाता है, और ये अपना जो प्रोसेस है ऑफ आर्बिट्रेशन उसको ख़त्म कर देता है, तब ये डिज़ोल्व हो जाता है। इसमें 2 या 4 मेंबर होते हैं, दोनों पार्टीज़ की तरफ से इक्वल नंबर के मेंबर्स होते हैं, और एक चेयरमैन होता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, और जब
डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, तब इसका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। और इसका जो काम है, मतलब जो आर्बिट्रेशन और एंड कंसिलिएशन का जो प्रोसेस है, ये अगर इसका 2 महीने के अंदर इसको जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना रहता है। अगर नहीं किया तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि 2 महीने के अंदर डिस्प्यूट क्यों सॉल्व नहीं हुआ। सेक्शन 6 बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के बारे में बात करता है। ये एड हॉक इन नेचर होता है, मतलब ये टेम्प्रेरी इन नेचर होता है, इसको थोड़े टाइम के लिए बनाया जाता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट करती है। एक या दो से ज़्यादा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होते हैं टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री। इसमें एक या एक से ज़्यादा चेयरमैन होते हैं। ये एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का जो काम है वो है डिस्प्यूट सॉल्व करने का विद इन 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स के अंदर अगर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो मैटर है अगर वो सॉल्व नहीं होता तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्यों वो मैटर 6 महीने के अंदर सॉल्व नहीं हुआ। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 4 सेक्शन हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग का आ रहा है एजुडिकेशन, यानी कि 3 टायर सिस्टम को हम लोग अब डिटेल्स में देखेंगे। 3 टायर सिस्टम में आता है सेक्शन 7, सेक्शन 7 का ए, बी और सी। सेक्शन 7 हमारा लेबर कोड के बारे में बात करता है। सेक्शन 7 हम लोग का लेबर कोड के बारे में बात करता है। लेबर कोड जो हमारी गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो एक या एक से ज़्यादा लेबर कोड बनाती है फॉर एजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। यहाँ पे एजुडिकेशन का मतलब ये हुआ कि बाकी जो सेक्शन हम लोग देखे हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, वहाँ पे कंसिलेशन प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था। यहाँ पे अवार्ड ग्रांट होगा बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, जो अवार्ड ग्रांट करती है। वो जो अवार्ड ग्रांट हो जाएगा वो दोनों पार्टीज़ जो होते हैं ऑफ द इंडस्ट्री जो डिस्प्यूट में होते हैं उन पे वो अवार्ड बाइंडिंग हो जाएगा। और जो हमारा लेबर कोड है वो डील्स विद द मैटर विच अफेक्ट लेस देन 100 पीपल। जैसे कि हम लोग ने सेक्शन 3 में पढ़ा था वॉकमैन कमेटी। वॉकमैन कमेटी वो कमेटी होती है जहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो वर्कमैन कमेटी बनाई जाती है फॉर द बेटर फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि अगर 100 से कम अगर लेबर होंगे किसी भी इंडस्ट्री में तो वहाँ पे उसका जो डिस्प्यूट अराइज होगा वो लेबर कोर्ट में सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 7A हमारा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर एजुडिकेटिंग मैटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अंडर शेड्यूल 3। ये मैटर्स जो होते हैं, अगर 100 से ज़्यादा लोग हैं किसी भी इंडस्ट्री में तो फिर उसका जो मैटर है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल में जाएगा। और वहाँ का जो अवार्ड है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस ट्रिब्यूनल में जो होगी वही अवार्ड ग्रांट करेगी और जो अवार्ड होगा वो बाइंडिंग होगा। सेक्शन सी हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। नेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल से ही हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करेगी जो मैटर्स डील करेगी वैसे इंडस्ट्रीज़ की जो इंडस्ट्री नेशनल लेवल पे होती हैं, मतलब जो नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ होती है उसके मैटर्स एजुडिकेट करने के लिए वो जाएंगी नेशनल ट्रिब्यूनल पे। नेशनल ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट का जज होता है और वही अवार्ड ग्रांट करता है टू द पार्टीज़ और वो जो अवार्ड होगा वो बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज़। सेक्शन 7B के बाद सेक्शन 7C हमारा डिस्क्वालिफिकेशन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल इज सेड टू बी डिस्क्वालिफाइड इफ़, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेबर कोर्ट के, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के और नेशनल ट्रिब्यूनल के, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे इफ़ ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट पर्सन एंड इफ़ ही इज़ ऑफ 65 ईयर्स ओल्ड। अगर वो 65 ईयर्स के हो गए हैं या फिर 65 से ज़्यादा हो गए हैं तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यूं ही हम लोग का सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 7B, सेक्शन 7C हम लोग का फॉर्म करता है 3 टायर सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब हम लोग पेनल्टीज़ को देखेंगे।
अब हम लोग पेनल्टीज़ देखेंगे। तो पेनल्टीज़ आप लोग को समझ में आएगा। पेनल्टीज़ मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो रूल्स और रेगुलेशन को ब्रेक करता है तो फिर उसको पेनलाइज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान, लेबर या फिर कोई भी कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयर अगर इल्लीगल स्ट्राइक करता है या फिर लॉकआउट्स करता है तो फिर उसको वो पेनलाइज होगा। मतलब लॉकआउट्स मतलब कुछ समय के लिए काम को रोकना। मैंने पहले इसको समझाया हुआ है। तो अगर कोई भी लेबर है जो काम कर रहा है वहाँ पे, वो अगर बिना बोले अपने मर्जी से स्ट्राइक कर देता है बिना रीज़न के या फिर लॉकआउट कर देता है तो फिर वो अंडर दिस एक्ट ऑफ 1947 उस पर बहुत सारे चार्जेस लगेंगे। पेनल्टी फॉर गिविंग मनी रिलेटेड टू गाइड अनलॉफुल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। मतलब अगर कोई भी वर्कर है, अगर वो किसी को पैसा दे के उसको भड़का रहा है कि आप यहाँ पे स्ट्राइक कर दो या फिर लॉकआउट कर दो, तो उसको भी सज़ा मिलेगी अंडर सेक्शन 28। पेनल्टी फॉर ब्रेक ऑफ सेटलमेंट और अवॉर्ड। मतलब अगर जो सेटलमेंट हो रहा है थ्रू द कंसिलिएशन प्रोसेस या फिर अवॉर्ड ग्रांट किया जा रहा है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट या फिर कहीं भी, यानी कि जो सेटलमेंट हो रहा है या फिर जो अवार्ड ग्रांट किया जा रहा है, अगर उसको कोई तोड़ता है, दोनों पार्टीज़ में कोई भी, तो भी उनको फिर सज़ा मिलेगी अंडर दिस एक्ट। पेनल्टी फॉर अनविलिंग सीक्रेट डेटा। मतलब अगर इंडस्ट्री है कोई भी या फिर कोई भी कंपनी है और उसका जो डेटा है जिसको एक्चुअल में खुफिया रखने का पता है सबको, कि जितने भी लेबर्स हैं उनको पता है कि वो जो मैटर उसको खुफिया रखना है, फिर भी कोई अगर उसको लीक कर दे रहा है तो भी उसको सज़ा मिलेगी अंडर दिस एक्ट। तो ये सारे हमारे पेनल्टीज़ है विच विल बी प्रोवाइडेड टू दोज हु विल ब्रेक दिस रूल्स। सो फाइनली हम लोग का जो वीडियो है वो ख़त्म हो गया एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर कंक्लूजन। जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर हो गए इस वीडियो में, और इस वीडियो के थ्रू दो टॉपिक्स आपके क्लियर हो गया। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया और लेबर लॉ का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो यस, वीडियो आपने पूरा देखा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक्चुअल में किस बारे में बात करता है। दस कंक्लूड हम लोग यही करेंगे कि दिस वाज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वाज passed by the government of India in 1947. This act ensures peace and harmony among all the industrial establishments, and if any conflict arises, the provisions in the Industrial Dispute Act helps in solving the issues in a systematic manner in which all the parties are satisfied and every decision made is fair and just. सो हम लोग का यही कंक्लूजन रहा। तो वीडियो एट द एंड ख़त्म हो ही गई है, तो हम लोग देख लेते हैं कि मैंने इस पूरे वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए। पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का इंट्रोडक्शन से शुरू किया, फिर उसके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखे, उसके बाद में उसके फीचर्स देखे, फिर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखा, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री देखा हम लोगों ने पूरा कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ ये एक्ट। उसके बाद में इस एक्ट में कितने सारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए और अमेंडमेंट के साथ क्या क्या चेंजेस आया इस एक्ट में। उसके बाद में 5 शेड्यूल्स देखे हम लोगों ने, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं दूसरा वीडियो उसका ला दूँगी। फिर उसके बाद में जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थे उसको कवर किया हम लोगों ने, और फिर इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट की 4 अथॉरिटीज़ थे, चारों को डिस्कस किया। उसके बाद में जो हम लोग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको डिस्कस किया, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C। उसके बाद में 3 टायर सिस्टम ऑफ द एक्ट, सेक्शन 7A, B और C को भी हम लोग ने देखा। उसके बाद में पेनल्टीज़ देखे, क्या क्या पेनल्टीज़ है अंडर द एक्ट, और हम लोग ने शुरुआत में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट भी देखा। तो आई थिंक वीडियो आप लोग को बहुत हेल्प करेगी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड अगर इस वीडियो को और एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।